अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केडीजीएन थर्मोडायनेमिक्स। केडीजीएन थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है और इसमें मिनिमम आप 2 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केडीजी की और उसके बाद बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है बेटा, लेकिन हां, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है, ये हम सब जानते हैं। अब केटीजी में कौन सी ऐसी चीज है सर जो मुझे किसी भी हालत में पता ही होना चाहिए? ठीक है, वो सारी चीजें हमने समराइज करी है और आप लोगों को भी आइडिया है कि केटीजी में ऐसा मुझे क्या पता होना चाहिए जिसको पता होने के बाद में वहां जाके क्वेश्चन गलत ना कर बैठूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर की शुरुआत जब होती है पोस्टुलेट्स की होती है। पोस्टुलेट्स हम सब जानते हैं, आप लोग देख सकते हैं आराम से। जैसे मैं 1-2 जल्दी आपको बता देता हूं, 2-4 ही हैं, बता देते हैं हम आपको जो मेनली हम जिन पे फोकस करते हैं। एक तो ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर टाइनी, पार्टिकल का साइज हम बहुत ही छोटा मानते हैं। दूसरा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स हम 0 मानते हैं। ठीक, और तीसरा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन जब आपने 0 माना तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी का इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ग्रेविटी का इफेक्ट अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है इन ए कंटेनर, अगर हम एक कंटेनर की बात करते हैं, डेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज यूनिफॉर्म। ठीक, या कोलिजन, जब मॉलिक्यूल्स चलेंगे तो आपस में चलते हैं तो ये चलते चलते आपस में टकराएंगे, जिसको हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन जो हम यहां कंसिडर करेंगे दैट्स इलास्टिक, इस पे क्वेश्चन आया है। कोलिजन जो कंसिडर करेंगे दैट इज इलास्टिक। और जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराते टाइम ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल आया फिर पार्टिकल के साथ टकराया फिर उसके बाद आपस में बातचीत करी उसके बाद निकल गए, नहीं, आए टकराए निकल गए। इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। बात करते हैं यहां पे, उसके बाद क्या आपको इसके बारे में पता है? क्या हम ऑलरेडी जानते हैं प्रेशर के बारे में? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस कैसे लिखा जाता है? प्रेशर ऑफ द गैस जैसे यहां लिखा है, देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस इज 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अगर मैं इसको और तमीज से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज रो इज डेंसिटी M/V, VRMS का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। What is VRMS? It is root mean square speed. VRMS is root mean square speed. ठीक है, चलिए, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं? That's equal to pressure. That's equal to 1/3. This is the mass of the gas. इसको मैं लिख सकता हूं बेटा M into N, mass of a single molecule multiplied by number of molecules. Divided मैं लिख सकता हूं भाई साहब this is V into लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर। तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसको कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। और एक इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान सुनना इधर, जो आइडियल गैस इक्वेशन है हम सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर PV इज इक्वल टू NRT, इसमें से मैंने एक ब्यूटीफुल रिलेशन बाहर निकाली बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉर्ट होंगे, इसको याद रखना। कहां से निकाले हैं? 1 मिनट मुझे जरा देना, मैं आपको बताता हूं। ध्यान सुनना इधर, अगर PV जो है, ध्यान सुनिए, अगर PV जो है क्या है? PV है बराबर दिस इज इक्वल टू NRT। तो क्या मैं आराम से लिख सकता हूं बेटा PV इज इक्वल टू, ध्यान सुनना इधर, PV इज इक्वल टू N को मैं लिख सकता हूं N डिवाइडेड बाय लिख सकता हूं NAV, याद रखना, इनटू लिख सकता हूं RT। मैं इसको लिख सकता हूं P, यहां पर लिख सकता हूं, अगर मैं NAV को यहां ले जाऊं दिस इज इक्वल टू N/V इनटू लिख सकता हूं मैं RT। यहां पे PNAV डिवाइडेड बाय RT, एक रिलेशन तो आप ये याद रखोगे दिस इज N/V, याद रखना, इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रेशर, दिस इज NAV, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनना इधर, ये जो P लिखा है मैंने दिस इज प्रेशर, ये NAV एवोगाड्रोस नंबर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T जो है दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज इन केल्विन। टेम्परेचर यहां क्या लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, N/V इज नंबर डेंसिटी। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या मैं इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिखूं PV इज इक्वल टू NRT, ये ऐसे लिखा, तो मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं M/MW। देखो, एक है मास ऑफ द गैस, दूसरा है मोलर मास। ठीक है,
अगर m को देखा जाए दिस इज मास और नीचे देखा जाए दिस इज मोलर मास इनटू मैंने लिखा r फिर लिखा t। ध्यान से देखिए, इनटू मैंने लिखा r फिर लिखा t। अब बताइए क्या मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकता हूं mw को मैंने यहां लिया, फिर मैंने m को यहां लिया, v को नीचे लाया, फिर मैंने लिखा यहां rt। अब बताइए क्या लिखेंगे, p mw दिस इज इक्वल टू m बाई वी, दिस इज रो इंटू आएगा rt, या मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू p mw अपॉन मैं लिख सकता हूं rt। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने जो यहां लिखा है ध्यान सुनना, इधर रो डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे आप, दोनों यहां से डिराइव होके आते हैं, दोनों को याद रखेंगे। देखिए P NAV by RT, दिस इज M by V, दैट्स नंबर डेंसिटी, एंड दूसरा इज रो इज PMW by RT, इसको भी अब याद रखोगे, आइडियल गैस इक्वेशन से मैंने इसको निकाला, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों को पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तीन तरह की स्पीड्स हम पढ़ते हैं, एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दूसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरा कौन सा मैं यहां पर देख रहा हूं, दैट इज एवरेज स्पीड। वीआरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। और ध्यान से सुनना और समझना, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम जानते हैं which is possessed by maximum number of molecules। एवरेज का तो पता ही है, एवरेज ऑफ द स्पीड्स, एंड तीसरा जब हम लिखते हैं वीआरएमएस तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड्स, ये भी हमको पता है, ठीक है, सही बात है सर। अब सवाल ये है कि वीआरएमएस को जब हम लिखते हैं, ध्यान सुनना, इधर वीआरएमएस हमने कैसे लिखा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3p by रो, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3rt by mw and 3kt by m। दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड molar mass, this is in terms of temperature, and this is m, this is the mass of a single molecule। इस बात का ख्याल रखना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा, ध्यान सुनना इधर, अगर वीआरएमएस की हम बात करेंगे, देखो बेटा वीआरएमएस को हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ, दिस इज 3p by रो, देखिए, एंड इसी को लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ 3rt अपॉन लिखा जाता है mw, फिर इसी को लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ 3kBt अपॉन लिखा जाता है m। देखो दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड टेम्परेचर, एंड ये kb है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड m इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जो मैंने यहां लिखा भी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि वीआरएमएस जो है ध्यान सुनना, ये जो मैंने यहां स्टेटमेंट लिखा है इस पे याद रखना, VRMS does not depends upon the pressure of the gas if the temperature remains constant। VRMS जो है इसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुनना इधर और समझना इस बात को कि अगर मैं आपसे कहूं, कहां लिखा था मैंने ये, एक सेकंड, ये अगर मैं आपसे कहूं, देखिए जो आपने अभी लिखा रो इज इक्वल टू PMW अपॉन RT, ध्यान से सुनना इधर, इसका मतलब क्या है, रो इज इक्वल टू PMW अपॉन RT, मैंने इसीलिए बोला बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये, इसको याद रखेंगे आप, और ये बहुत काम की चीज है। रो इज इक्वल टू PMW बाय RT। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं टेम्परेचर को यहां रखता हूं कांस्टेंट, आप लोग ध्यान से देखोगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, दैट्स इट। अब अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो n टाइम्स तो डेंसिटी आल्सो क्या बढ़ जाएगी n टाइम्स, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, देखो प्रेशर को बढ़ाओगे n टाइम्स, डेंसिटी n टाइम्स बढ़ जाएगी, तो VRMS फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो VRMS किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि VRMS जो है, याद रखना VRMS डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, याद रखना VRMS डिपेंड करेगा 1 बाय अंडर रूट लिखा मैंने बेटा, ये इस बात का ख्याल रखना, दिस इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ mw, और ये डिपेंड करेगा किस पे, ये टेम्परेचर, ध्यान सुनना इधर कैसे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर ध्यान से सुनना इधर, अगर गैस सेम है, अगर गैस क्या है सेम, टेम्परेचर डिफरेंट है, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे, अगर यहां पर मोलर मास पे अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, गैस डिफरेंट है, और अगर दोनों, अगर बोथ, ध्यान से सुनना, अगर बोथ टेम्परेचर जो है और गैस भी जो है ये डिफरेंट है, ध्यान सुनना इधर, ये डिफरेंट है, तो मुझे बताइए किस पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट ऑफ T अपॉन mw। ये तीनों चीजें आप याद रखोगे। VRMS प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है भाई, VRMS प्रेशर पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट VRMS डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, ये मैंने बोला, क्योंकि प्रेशर जो है ये खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसको, डेंसिटी को।
If you increase the pressure n times, density also increases n times, तो VRMS remains unaffected. सही बात है। VRMS डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर वेट पे, मोलर मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आपने लिखा, ये तब है जब गैस सेम है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ध्यान सुनना इधर, अगर टेम्परेचर सेम है तो मोलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, मोलर मास पे डिपेंड करेगा। अगर गैस सेम है तो टेम्परेचर पे, अगर दोनों डिफरेंट है तो ये मॉलिक्यूलर मोलर मास या टेम्परेचर पे, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, यहां ये तो हो गया स्पीड्स के बारे में, और एक होता है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट ऑफ 2p/ρ, फिर इसी को लिखा जाएगा 2RT। आप यहां जो 3 देख रहे हो, यहां 2 याद रखो, बाकी तीनों सेम है। इसी तरह जब एवरेज की बात करते हैं कि अंडर रूट ऑफ 8/π, अगर आप यहां याद रखोगे, कुछ नहीं करना है, यहां 3 यहां 2, यहां पर 8/π है, बाकी टर्म सेम है। और ये एक हाईलाइट है कि RMS स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड एंड दैट इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको हम कैसे याद रखा करते थे? RAM, दैट इज कैसे? RMS, दिस इज, ये A लिखा है मैंने, दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बेटा, सही बात है। प्रेशर का जानना जरूरी है, आइडियल गैस इक्वेशन का पता होना जरूरी है, स्पीड किस किस तरह के हैं और कैसे लिखा जाता है केटीजी में, ये जानना जरूरी है। VRMS किस पे कैसे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और जो मैंने वो इक्वेशन बोली थी, ρ इज इक्वल टू या PmW/RT, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं, ध्यान सुनना। उसके बाद गैस लॉज के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना। बहुत सारे गैस लॉज है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जैसे प्रेशर लॉ है, जिसको तुम क्या कहते हो, ये ल्यूसिक्स लॉ, है ना। अब सबसे पहले क्या होता है बॉयल्स लॉ? इस इक्वेशन से क्या पता चलता है? क्या लग रहा है आपको बॉयल्स लॉ के बारे में? हमको पता है, हम जानते हैं। अगर इस ग्राफ पे हम डिस्कस करेंगे तो बताओ, यहां पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सीधे लग रहा है इस ग्राफ में। तो बॉयल्स लॉ तो यही तो सिखाता है। बॉयल्स लॉ क्या सिखा रहा है? देखिए, बॉयल्स लॉ सिखा रहा है कि भाई साहब ध्यान से सुनना इधर, बॉयल्स लॉ सिखा रहा है हमको कि फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स है तो हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देते हो, टेम्परेचर क्या कर देते हो? कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, देखो अगर यहां पर बात करेंगे, ध्यान सुनना इधर, V वर्सेस P ग्राफ, तो मुझे बताइए कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कॉमन सेंस है, अगर ये प्रेशर है वॉल्यूम है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। तो वही प्री वर्सेस या V वर्सेस P ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दूसरा ग्राफ जो यहां पर दिया है दैट इज V वर्सेस 1/p, ये तो सीधी सी बात है। अगर V वर्सेस 1/p हम बात करेंगे तो क्या आएगा? तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और यहां पर PV, अगर हम यहां देखेंगे, देखिए PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए बेटा, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट करा तो इसका मतलब ये हुआ कि PV जो आएगा ये खुद क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट बन जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा? PV वर्सेस V करो, PV वर्सेस V करो या PV वर्सेस T करो, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज चार्ल्स लॉ। चलो एक सेकंड यहां पर नजर रखना कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। इस पे मैं आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं, खुद ही ध्यान सुनना इधर। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन कहता है? चार्ल्स लॉ। और कंडीशन हमको पता है, फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बात बताओ जरा, ग्राफ कैसा आएगा V वर्सेस T? तो V वर्सेस T का अगर ग्राफ देखा जाएगा तो कैसा आएगा? सर एक स्ट्रेट लाइन आएगा विच विल पास लाइक दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये थीटा है? यस सर, दिस इज थीटा। तो मुझे एक बात बताइए। अच्छा, और एक चीज याद रखना कि इसमें जो टेम्परेचर है ये किस में होता है? केल्विन में। अगर इसको मैं डिग्री सेल्सियस में करूं तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, इट विल स्टार्ट विद सम इंटरसेप्ट। ठीक है, पहले हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। मैंने आपसे कहा कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना। अब बताइए जरा, PV किसके बराबर है? दैट इज nRT। तो बताओ,
अगर मैं आपसे कहूं v बाई टी किसके बराबर आएगा, या सिंपली मैं लिख सकता हूं v एन आर बाई पी इंटू क्या लिखूंगा t। अगर मैं v बाई टी लिखता हूं तो क्या बन जाएगा एन आर बाई पी। एक बात बताया जरा, व्हाट इज v बाई टी, तो मैं अगर यहां लिखूंगा ना v बाई टी इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू v बाई टी, दैट इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई पी। तो बताओ टेन थीटा क्या कहलाता है, दैट इज स्लोप। अगर आप ध्यान से देखोगे स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका, ध्यान सुनना, जिसका थीटा ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम। मतलब ये क्वेश्चन आप देखोगे किताबों पे, अगर ये v है ये t है, ये एक ग्राफ है ये ग्राफ है, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, आपको बोला जाएगा दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बताए इन दोनों में कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर कहां पे कम होगा, सीधी सी बात, कहां प्रेशर ज्यादा और प्रेशर कहां कम है। देखो मैंने आपको बोला v वर्सेस t एक स्ट्रेट लाइन है, v बाई टी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जहां थीटा ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा, यहां थीटा ज्यादा है तो देखो थीटा 2 जो है इट इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब है m2, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन m1, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, इसका मतलब है P2 इज लेस देन P1, दैट्स ऑल मी लॉर्ड। तो अगर ये P2 है दैट्स लेस देन P1, जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रेशर कम। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, जिसको तुम कहते हो यहां पर गे-लुसाक्स लॉ। अब ये गे-लुसाक्स लॉ से यहां से सीधे पता चलता है क्या, गे-लुसाक्स लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम को आप कांस्टेंट करते हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें भी यही कहानी है। बताओ ये थीटा है, मुझे एक बार बताओ जरा, अगर मैं लिखूंगा P बाई टी, बताओ P बाई टी यहां पर किसके बराबर आएगा, सीधी सी बात है, अगर मैं लिखूंगा P बाई टी किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू एन आर बाई वी एंड दैट्स द स्लोप। अगर मैं तुमसे कहूं इस बार स्लोप जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं एक के बजाय यहां पर अब दो लगा दूं, अब बताइए, सपोज करते हैं मैं दूसरा बनाता हूं, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, खुद सोच के बताए किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा किसका वॉल्यूम कम होगा। सपोज दिस इज थीटा 1 एंड सपोज दिस इज थीटा 2। सर जहां थीटा ज्यादा होगा वहां वॉल्यूम क्या होगा, जहां थीटा ज्यादा होगा वहां स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, इसका मतलब है V2 इज लेस देन V1, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कहां से आ रहा है, देखो मैंने आपसे कहा PV इज इक्वल टू nRT, सीधी सी बात है। इस बार क्या कांस्टेंट है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताइए P बाई टी किसके बराबर आएगा, NR बाई वी। ये मैं इसको बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा था, हो सकता है आप सोचोगे कहां से आएगा। ठीक, तो तीनों लॉज के बारे में हमको पता है, बॉयलेस लॉ। अच्छा, ये बात का ख्याल रखना है कि ये जो मैंने यहाँ टर्म दिखाया है इसको याद रखना, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमको मिलेंगे क्वेश्चन इस पे। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। सब जानते हैं प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3E, लेकिन ये जो E होता है दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर मुझे टोटल एनर्जी लिखनी है तो टोटल एनर्जी को कैसे लिखूं, जरा एक बात बताइए, सीधी सीधी बात है। अगर मैं आपसे कहूं, यहां देखना, अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये है क्या एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में ऐसा है, दिस इज प्रेशर इज इक्वल टू 2/3, ये जो एनर्जी है ना यहां पर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो यहां पर, इसको यहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा, दिस इज 3PV एंड दिस इज ट्वाइस KE। तो मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं, दिस इज 3/2PV होता है nRT। अब मुझे पता है आइडियल गैस है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज द टोटल एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। यही काइनेटिक एनर्जी है, यही टोटल एनर्जी होगी, यही इसका इंटरनल एनर्जी भी बन जाएगा। आइडियल गैस की मैं बात कर रहा हूं, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, सही बात है, वही मैंने फिर यहां लिखा है कि जो टोटल एनर्जी बन जाएगा दिस विल बी 3/2 nRT फॉर, दिस इज स्मॉल m, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। या अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए अगर मैंने लिखा, देखिए आपने लिखा E इज इक्वल टू 3/2, फिर लिखा nRT, तो मुझे एक बात बताए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज 3/2, व्हाट इज n, n को लिख सकते हैं
n by NaV दैट्स RT। तो आप लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू 3/2। व्हाट इज R by NaV? R by NaV is simply is equal to kBT where kB is the Boltzmann's constant and n जो है this is the total number of molecules। तो यहां पर लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी बन जाएगी n kBT for n number of molecules and nRT for n number of moles। अगर यहां n को 1 कर दे, अगर यहां n को वर्क कर दूं तो इट विल बी 3/2 RT फॉर 1 मोल। अगर यहां n को 1 कर दूं तो इट विल बी लाइक 3/2 kBT फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद बात होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है बेटा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैसे डिफाइन करा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो हम कहते हैं किस किस तरीके से मॉलिक्यूल अपने साथ एनर्जी को ले सकता है, दैट्स नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस किस तरीके से मॉलिक्यूल्स, किस किस तरीके से गैस अपने अंदर एनर्जी को रख सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेज इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी, इन विच द गैस कैन पोजेस एनर्जी, दैट्स नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन तरह की मोशन होती है हमारे पास, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास होगी, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम x, y और z, मॉलिक्यूल इधर गया तो 1/2 mvx², इधर गया तो 1/2 mvy², इधर गया तो 1/mvz²। ठीक है, तो तीन तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी किसमें? ट्रांसलेशन में। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है बेटा स्ट्रक्चर पे, और बच्चे जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हाई टेम्परेचर पे इसको हम लेते हैं कंसिडरेशन में, लो टेम्परेचर पे हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, और हम हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें भी हम आइडियल या मोनो एटॉमिक को कंसिडर नहीं करते हैं, उनमें वाइब्रेशन का 0 मान लेते हैं, और फिर बाकी जितने भी बचे गैस से उनमें 2-2 डिग्रीज हम मान लेते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई साहब हम नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे कंसिडर नहीं करते हैं, इनको कंसिडर करा जाता है ह्यूज टेम्परेचर्स पे, और अगर उन्होंने कंसिडर करा है बच्चे उसको आपको मेंशन करके रखा होगा। और यूजुअली हम लेते हैं 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज हर एक गैस में एक्सेप्ट दिस गैस, कौन सा वाला? मोनो एटॉमिक में। ठीक, चलिए अब यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है, आई होप कि आपको याद ही होगा ऑलरेडी। मोनो एटॉमिक में अब कौन कौन सा होगा, ध्यान सुनना। जब मोनो एटॉमिक की हम बात करते हैं, इसमें ट्रांसलेशनल तो सबके पास 3 होंगी, तो मोनो एटॉमिक में 3 है। रोटेशनल तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, मोनो एटॉमिक में अब यहां आइडियल भी रख सकते हो। ठीक है, आइडियल गैस को भी इसी में रख सकते हो। तो इसमें खाली जो है हम लो टेम्परेचर पे बात करते हैं। देखिए मोनो एटॉमिक में पहली बात तो यह है ट्रांसलेशनल तो 3 आपको मिलेंगी, रोटेशनल इसमें है ही नहीं और वाइब्रेशनल भी इसमें नहीं है। मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और हाई टेम्परेचर पे भी इसमें वाइब्रेशनल नहीं होते हैं, किसमें? मोनो एटॉमिक में। ठीक है, दूसरी बात डायटोमिक की अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल है जैसे O2 है, H2 है, तो यहां पर जो ध्यान से सुनना है और समझना है इस बात को कि जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, ट्रांसलेशनल में बोल रहा हूं, ट्रांसलेशनल तो इसमें भी 3 होंगी, रोटेशनल इसमें कितनी होती हैं और वाइब्रेशनल कितनी होती हैं? वाइब्रेशनल तो 0 बेटा, इसमें रोटेशनल 2 होती हैं, तो कुल मिला के लो टेम्परेचर पे 5 बन जाती है। ट्राई एटॉमिक में ध्यान सुनना है इधर, ट्राई एटॉमिक एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। पहले लीनियर की बात करेंगे, जो लीनियर में होगा वही डायटोमिक में भी होगा, ध्यान से सुनना इधर। तो लीनियर में कितना? ट्राई एटॉमिक लीनियर जो है सीधी सी बात है, और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अगर लीनियर की बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक कितना? मोनो एटॉमिक इसमें 3 होंगे। तो अगर ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल इसमें 3 होंगे, रोटेशनल लीनियर में 2 होंगे, और वाइब्रेशनल लो टेम्परेचर में इस पे भी कितने होंगे? 0। तो टोटल मिला के कितने हैं? 5। इसी तरह नॉन लीनियर में इसमें रोटेशनल 3 होते हैं, ट्रांसलेशनल 3 होते हैं, वाइब्रेशनल 0 लो टेम्परेचर पे, तो टोटल मिला के कितना? 6। ठीक, मोनो एटॉमिक में टोटल 3, डायटोमिक में 5, ट्राइटोमिक लीनियर में 5, नॉन लीनियर में 6। लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। अगर हाई ह्यूज टेम्परेचर है भाई, तो तब यहां पर वाइब्रेशनल नहीं होगा। इन सब में ऐड 2 करते जाओ, फिर टोटल निकालते जाओ। बात करते हैं आगे। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा, इसके बेस पे एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, each degree of freedom is associated with 1/2 kBT amount of energy, ठीक है, पर मॉलिक्यूल, R 1/2 RT पर मोल। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है, तो पर मॉलिक्यूल कितनी होती है? 1/2 kBT, और पर मोल कितना होता है? 1/2 RT। तो तुमसे अगर मैं पूछूं मान लो ये ना होता, तो बताओ
n नंबर ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती पर मॉलिक्यूल, तो आप बोलते मल्टीप्लाई करते f इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री, f इज द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए total energy associated with each molecule is f by 2 kbt, total energy associated with n number of molecules is f by 2 n kbt, तो total energy associated with f by 2 rt and total energy, देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर पर मॉलिक्यूल के पास है 1 by 2 kbt, तो बताइए अब मुझे एक बात बताइए, पर मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से बोल रहा है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो कितने हुए मल्टीप्लाइड बाय f, अगर एक मॉलिक्यूल है तो इतना, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने, अगर f by 2 मैंने लिखा RT तो इसका मतलब है पर मोल, अगर मैंने लिखा f by 2 nRT तो इसका मतलब है n नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं भाई। मैंने आपसे कहा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम या each degree of freedom is associated with energy, कितना 1 by 2 kbt per molecule, 1 by 2 RT per mole। total degrees of freedom है f, तो इसका मतलब है अगर मैं लिखूंगा f by 2 kbt मतलब क्या है, this is total energy associated with one molecule। f by 2 RT मैंने लिखा तो f by 2 RT का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब it is total energy associated with one mole। f by 2 nRT with n number of moles, f by 2 n kbt with n number of molecules। ठीक है, ये चीजें, ये सारा जो मैंने यहां दिखाया आपको, तो इसी के अराउंड और इसी में से सारे क्वेश्चन निकलेंगे केटीजी, ये इससे बाहर नहीं निकलेगा, ये आपको दिमाग में छाप के होना चाहिए सारी चीजें। अगर आप चाहते हो कि मैं वहां जाऊं और केटीजी का क्वेश्चन मैं वहां गलत करके ही ना आऊं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, और एक चीज है यहां पर, दैट इज मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, देखिए मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, अगर ये रैंडम मोशन में है, दैट सुनना इधर, अगर ये रैंडम मोशन में, मान लो अगर ये रैंडम मोशन में, तो मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जब ये मॉलिक्यूल चलेंगे तो रैंडमली चलेंगे, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब मान लो सपोज करते हैं मॉलिक्यूल यहां चला, फिर यहां टकराया, फिर यहां चला, फिर यहां आया, फिर यहां टकराया, देखिए यहां चला, यहां टकराया, फिर यहां चला टकराया, फिर यहां चला टकराया, बिना टकराए ये कितना चला, इसको कहते हैं फ्री पाथ। और ध्यान सुनना इधर, मान लो मॉलिक्यूल यहां से यहां तक चला बिना टकराए, दिस इज नोन एज फ्री पाथ। इसी फ्री पाथ का जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज में फ्री पाथ जो होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। देखिए मॉलिक्यूल इधर गया, मॉलिक्यूल इधर गया, इधर गया, जब यहां गया टकराया, फिर यहां गया टकराया, यहां से यहां तक ये चला बिना टकराए चला, तो बिना टकराए कितना चला, इसको कहते हैं फ्री पाथ। मान लो सपोज कहते हैं यहां से यहां तक चला 2 सेंटीमीटर, फिर चला 3 सेंटीमीटर, फिर चला 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है यहां चला, इसका फ्री पाथ है 2 सेंटीमीटर, यहां चला, इसका मतलब है 1 मान लो, यहां पर कितना चला 3 है मान लो। ठीक है, अब इन्हीं फ्री पाथ का एवरेज मतलब बिना टकराए, कैसे, ये बिना टकराए कितना चला, बिना टकराए ये मॉलिक्यूल कितना चला है, एवरेज ऑफ फ्री पाथ, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। और यहां लिखा है इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा, अब इसको जब सॉर्ट करते हैं, इसको जब डिराइव करते हैं, क्या एक्सप्रेशन बाहर आता है, याद रखना, ध्यान सुनना इधर क्या आता है, जो लैम्डा को लिखा जाता है दैट इज 1 बाय, लैम्डा इज फ्री पाथ, हाँ, 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन डैश। ध्यान सुनना इधर, एन डैश। अब ये जो d है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। एन डैश जो होता है बेटा, एन डैश होता है नंबर डेंसिटी, और हम जानते हैं कि एन डैश अगर नंबर डेंसिटी है तो एन डैश इज इक्वल टू एन बाई वी, और हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू पी एन ए वी बाई आर टी। इसको उठा के यहाँ छापो तो बताओ लैम्डा का और एक वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 1 बाई अंडर रूट 2 पाई, यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर, एन डैश के बदले एन बाई वी लिख सकते हैं, दैट इज पी एन ए वी अपॉन क्या आएगा, आर टी। अब R बाई एन ए वी क्या होता है, अभी बोला मैंने वहां पर R बाई एन ए वी होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो बताओ क्या लिख सकते हैं यहां पर, दिस विल बी लाइक, यहां पर आएगा T डिवाइडेड बाय, सॉरी KBT डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी एन ए वी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जरा, यहां पर मैं दिखाता हूं, मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो ये नंबर फिक्स है, तो n बाई वी क्या रहेगा कांस्टेंट, इसका मतलब n डैश क्या रहेगा कांस्टेंट, इसका मतलब ये सारी टर्म क्या रहेगी कांस्टेंट। तो लैम्डा जो है ना ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसका उल्टा बताओ, अगर वॉल्यूम को मैंने वेरी कराया तो n डैश वेरी करेगा, अगर n डैश वेरी करेगा तो ध्यान सुनना इधर, अगर मैंने
अगर मैंने वॉल्यूम को वेरी करा, इसका मतलब ये हुआ कि एन डैश क्या करेगा, वेरी। अगर एन डैश वेरी करेगा तो इसका मतलब है ये सारा टर्म वेरी करेगा, तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका मतलब है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी के बेस पे ये ग्राफ्स बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान सुनना, अगर लिखा है भी यहाँ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर वॉल्यूम वेरिएबल है तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, lambda is directly proportional to temperature and it is inversely proportional to pressure। तो पहले directly proportional temperature and this, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज जो यहां पर रह गई, ध्यान सुनना, इधर क्या रह गई, ध्यान सुनना, जो मैं हम बोलना भूल गया, तो क्या लैम्डा की बात करेंगे तो अगर देखेंगे तो क्या लैम्डा जो है इस पे भी डिपेंड कर रहा है ना, डायमीटर पे। बेटा इस पे क्वेश्चन आया है, देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को लिख सकते हैं d2 अपॉन d1 का होल स्क्वायर। पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर डायमीटर है, दैट्स इट। चल बात करते हैं यहां पे सुपरस्पेक हीट की। क्या होती है सुपरस्पेक हीट? हम नॉर्मली बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट सबस्टेंस बाय यूनिट डिग्री, ठीक है, उसको हम सुपरस्पेक हीट कहते हैं। दो तरह की होती है, एक होता है मोलर सुपरस्पेक हीट, दूसरा होता है ग्राम सुपरस्पेक हीट। मोलर सुपरस्पेक हीट को डिफाइन करेंगे तो कितना हीट हमको लगेगा एक मोल सबस्टेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में, दैट इज मोलर सुपरस्पेक हीट। 1 ग्राम सबस्टेंस को कितना लगेगा 1 डिग्री बढ़ाने में, दैट्स नोन एज ग्राम सुपरस्पेक हीट। अच्छा, जो मैंने यहां पर लगाया है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको निकाल के बाहर रखा है एक ही जगह पे, ध्यान से सुनना, इधर मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि अगर बात करते हैं, देखिए हम लिखते हैं ना, हमको पता है कि जो C होता है दैट इज डेल्टा Q अपॉन होता है N डेल्टा T, ठीक है, हमको पता है, इसको कहते हैं मोलर सुपरस्पेक हीट। ध्यान सुनना, अगर डेल्टा T को 1 डिग्री कर दूं, N को कर दूं 1 मोल, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C। तो व्हाट इज मोलर सुपरस्पेक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट्स नोन एज मोलर सुपरस्पेक हीट। अच्छा, फिर यहां पर एक रिलेशन लिखा है, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा U दैट्स इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। और डेल्टा U खुद किसके बराबर होता है? मैंने अभी आपको बोला, ध्यान से सुनना, इधर मैंने आपको अभी बोला जो एनर्जी होता है किसके बराबर होता है, दैट इज F/2 nRT। तो अगर मैं यहां लिखूंगा एनर्जी के बदले अगर मैं इंटरनल एनर्जी लिखूं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी लिखूं, काइनेटिक एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी लिखूं, तो हमको पता है मैं लिख सकता हूं इट इज F/2 nRT। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखूंगा दैट इज F/2 nR डेल्टा T। ध्यान से सुनना, इधर इन दोनों को मिला के आपको मिलेगा CV इज इक्वल टू F/2 R एंड CP इज इक्वल टू CV प्लस R। और हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू मेयर्स फॉर्मूला एंड CP इज इक्वल टू R इंटू F/2 प्लस 1। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, इधर आप लोग याद रखना मैंने क्या बोला। देखो अगर डेल्टा U जो है दिस इज F/2 nR डेल्टा T, इसको आप याद रखोगे, और अगर डेल्टा U ही यहां पर बराबर है NCV डेल्टा T, तो इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। यहां पर आपको मिलेगा CV इज इक्वल टू F/2 R। एक तो ये रिलेशन मिलेगा, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूंगा, F3 है तो 3/2 R बन जाएगा। इसी तरह डायटोमिक में 5/2, ट्राइटोमिक में जो हमको पता है वो सारी चीजें इसमें बन जाएंगी, चलती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको यहां पर लिखा है, देखो अगर CV आया F/2 R, हम जानते हैं, ये तो सबको पता है, CV प्लस R, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको CP माइनस CV दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। मैं लिख सकता हूं CV प्लस R F/2 R प्लस F/2 R प्लस R कितना हो गया, F/2 प्लस 1 इंटू R, कॉमन निकाल के दैट इक्वल टू दैट इज CP। अगर बात करते हैं इस रिलेशन को, याद रखना ये जो है ना, दिस इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, लेकिन इसमें जो CP एंड CV जो मैंने लिखा, इट इज मोलर सुपरस्पेक हीट। ये है मोलर सुपरस्पेक हीट, इस पे क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना इधर, मोलर सुपरस्पेक हीट। दूसरा, अगर मैं लिखूं इसी में CP माइनस CV, मैंने लिखा दिस इज R/M, M जो है दिस इज मोलर मास, क्या है ये, मोलर मास। याद रखना ये मैं लिखूंगा, लेकिन इस टाइम ये जो होगा ना, दिस विल बी ग्राम सुपरस्पेक हीट, ये याद रखना, दिस विल बी ग्राम सुपरस्पेक हीट। बेटा इस पे एक क्वेश्चन आया है जो जेई में भी घूमा है, जो नीट में भी घूमा है, ठीक है। सर किस तरह का क्वेश्चन आया, पहले मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज, मैं ऐसे कहता हूं कि लेट सपोज CP माइनस CV दैट्स इक्वल टू A एंड CP माइनस CV दैट्स इक्वल टू B। यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस और यहां पर मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस। आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन अगर मैं खाली बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी तो बताए क्या बोलेंगे आप आंसर। तो आप लोग पहले चेक करोगे कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट है। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, मान लो क्वेश्चन में लिखा है वायर सीपी एंड सीवी आर मोलर स्पेसिफिक हीट, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ए एंड बी आर इक्वल, दैट्स इट। लेकिन अगर लिखा है वहां क्वेश्चन में लिखा है वायर सीपी एंड सीवी आर ग्राम स्पेसिफिक हीट, और ग्राम स्पेसिफिक हीट तो तुमको सोचना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो वहां पर A इज इक्वल टू बी, बिकॉज आपने यहां लिखा A इज इक्वल टू बी, कब लिखा मैंने, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हमको पता है सीपी माइनस सीवी इज आर, दैट इज अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू आर एंड B इज इक्वल टू आर, इसका मतलब है A एंड B आर बराबर, सही बात है। लेकिन अगर बात करते हैं यहां पर बात करते हैं वायर सीपी एंड सीवी आर ग्राम स्पेसिफिक हीट बाय, अगर ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो आपको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर, ध्यान सुनना इधर, आप लिखोगे ए जो है ये किसके बराबर होगा, मैंने क्या बोला अभी, सीपी माइनस सीवी, तुम लिखो यूज करोगे भाई साहब, ये यूज करोगे ना, सीपी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एम, तो यही यूज करोगे। ए किसके बराबर आएगा, ए आएगा बराबर आर डिवाइडेड बाय व्हाट इज मोलर मास हाइड्रोजन गैस का, मैंने लिखा 2, तो बी जो आएगा किसके बराबर आएगा, ये आएगा आर डिवाइडेड बाय व्हाट इज मोलर मास, तुम लिखोगे 28, ए को बी से डिवाइड करोगे, it will be 28/2 that is equal to 14, a जो आएगा दिस इज 14b। अगर तुम बिना पढ़े वहां पर लिख के आगे a is equal to b तो गलत कर रहे हो, वहां पर लिखा होगा मोलर स्पेसिफिक हीट है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट है। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है तो a is equal to b, अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो याद रखोगे cp माइनस cv is equal to r by m। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो ये है NCV1 NCV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अगर CP मिक्सचर की बात करेंगे तो ये वाला, फिर एक टर्म आता है दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका रिलेशन आ जाता है 1 + 2/F, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज CP हमेशा ग्रेटर देन CV होता है, इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, गामा मोनो एटॉमिक क्या होगा, 1 + 2/3 होगा, 2/3 मतलब यहां पर होगा 3 तो हो गया 5/3। गामा डाई क्या होगा भाई, यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा दो, यहां 5 लगा दो तो 7/5 होगा। इसी तरह ट्राई एटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर। देखो अगर मोनो एटॉमिक की बात करते हैं तो मुझे एक बार बताओ, 1 + 2/3 आएगा तो यहां 3 आएगा, 3 + 2 हो गया 5, 5/3। डाई एटॉमिक की बात करेंगे तो 1 + 2/5 आ जाएगा, 5 + 2 कितना हुआ 7/5, 5 + 2 कितना हुआ 7, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ गामा जब लिखा जाता है CV को, गामा इन टर्म्स ऑफ गामा जब लिखा जाता है R डिवाइड बाय गामा माइनस 1, CP R डिवाइडेड बाय गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। मैं इन सारी चीजों को एक सेकंड में साथ डिराइव कर सकता हूं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग, क्या दिक्कत है इसमें, आपको वैसे भी याद रखना है। दूसरा, डेल्टा U को अगर हम बात करते हैं कैसे लिखा जाएगा, तो देखो NCV डेल्टा T। अब CV किसके बराबर, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, तो लिखा मैंने R डिवाइड बाय गामा इंटू डेल्टा T। NR डेल्टा T किसके बराबर है भाई, P1V, अगर मैं लिखूं PV इक्वल टू NRT, तो P1V1 किसके बराबर, NRT1, P2V2 किसके बराबर, NRT2। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, याद रखना, ये the fraction of heat energy supplied which increases the at constant pressure, the fraction of heat energy supplied at which the internal energy and the fraction of at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy and performing work। ठीक है, ratio of internal energy, देखो यहां देखो, fraction of heat energy supplied to increase the internal energy होता है 1/gamma, and for performing work this ratio is W/Q, that is 1/1 minus gamma। ठीक है, और एक चीज मैंने यहां ऐड करी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में और डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वहां इसको थोड़ा सा करेंगे डिस्कस। तो इन जनरल जो स्पेसिफिक हीट होता है, चलो एक बात बताओ जरा, इस बात का याद रखना कि आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट कैसे लिखा जाता है, वर्क कैसे लिखा जाता है, वो हम आगे कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी, ये थी कहानी KTG की, जिसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई होप क्या आप लोगों को इसको याद आया होगा कि हाँ, ये सारी चीजों के बगैर अगर आप बाय वहां गए और आपने चाहा कि मैं क्वेश्चन करूं और ये सारी चीजें अगर आपको टिप ऑफ द टंग याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आपको ये सारी चीजें करनी ही करनी है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं KTG में, बिल्कुल क्वेश्चन आसान आ जाता है,
बहुत ही आसान आता है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 10-15 देखेंगे, 20 तक भी देखेंगे। इस चैप्टर को हम हर कॉर्नर से वाइंड अप करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, गैस एट प्रेशर P नॉट इज कंटेन्ड इन वेसल इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर होल्ड एंड देयर स्पीड्स आर डबल द रिजल्टिंग प्रेशर विल बी। आपको बोल रहा है कि पहले तो आपको गैस दिया है, देखो गैस का प्रेशर कितना दिया है P नॉट, एक वेसल में रखा है, इसका मतलब है क्या, वेसल में रखा है, इसका मतलब वेसल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर रहा है कि मास जो है मॉलिक्यूल्स का वो हाफ कर दिया और स्पीड्स को कर दिया डबल। एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज VRMS, VRMS इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय MW, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम की, प्रेशर की, तो 3RT बाय MW तो सही है, ये तो मुझे पता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या लग रहा है आपको, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या मेरे पास और एक एक्सप्रेशन भी है? मैंने आपको पहले ही बोला ये सारी चीजें काम की चीजें। बताओ क्या मैं यहां लिख सकता हूं 3P डिवाइडेड बाय रो, इसको अगर कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं 3PV डिवाइडेड बाय M, दैट्स इट। अब बताओ अगर मैं लिखूं VRMS 1 डिवाइड बाय लिखूं VRMS 2, बताओ किसके बराबर आएगा? देखिए यहां पर आप देखोगे प्रेशर कितना है P नॉट, मास को क्या कर दिया आधा, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो मैं पहले ऐसे लिखता हूं, ध्यान सुनिए, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, ऊपर आएगा P नॉट, मास के बदले पहले आएगा M, फिर ऊपर जाएगा मास कितना जाएगा M/2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा P। कुछ नहीं करा मैंने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/M, सही बात है। क्या किया मैंने, इसमें कुछ नहीं करा, वॉल्यूम को ऐसे ही रखा। अच्छा और एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, वो तो यही है, यही तो है वो, अब मैंने डायरेक्टली लगा दिया। बताओ क्या बोल रहा है फिर, उसके बाद क्या बोल रहा है, VRMS पहले मैं मान लेता हूं एक का V है, दूसरे का क्या कर दिया है एंड देयर स्पीड्स आर डबल, मैंने कर दिया 2V, यहां पर M ने M को मार दिया। अब बताओ अंडर रूट क्या बचा, अंडर रूट बचा P नॉट डिवाइडेड बाय क्या बचा, डिवाइडेड बाय बचा 2। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ 2P बचा, ठीक, दोनों साइड से V और V क्या हो गया खत्म, तो यहां पर अगर मैं स्क्वायरिंग करके क्या लिखूंगा 4, यहां पर क्या आ जाएगा P नॉट डिवाइड बाय क्या बचेगा 2P। बताओ कि मुझे क्या निकालना था, 2 2 हो गया 4, ये P इधर जाएगा तो P नॉट ट्वाइस ऑफ P नॉट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं करा। देखो एक्चुअल में हमको ये जहन में जब भी VRMS आता है तो ये आता है, लेकिन जो मैंने और दो फॉर्मेट दिखाए उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने दिखाया। मैंने बोला क्या इसको जानते हो अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो को, यस सर। क्या इसको जानते हो अंडर रूट ऑफ 3PV बाय M को, यस सर। तो बस कर लो क्वेश्चन, 1 सेकंड में हो जाएगा। तो VRMS 1 बाय VRMS 2 किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, P बाय M पे डिपेंड करेगा, P1 बाय M1 इनटू M2 बाय P2, दैट्स इट। अब P को मैंने P नॉट M तो M ही है, इसको आधा कर दिया M/2, तो प्रेशर निकालना है यहां पर P, दैट्स इट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर, अच्छा फिगर शोज ग्राफ्स ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। ये प्रेशर वर्सेस डेंसिटी है, लेट्स सपोज दिस इज प्रेशर एंड डेंसिटी, आइडियल गैस है 2 टेम्परेचर। आपको बताना है T1 और T2 में क्या रिलेशन है। प्रेशर और डेंसिटी आपको पता ही होगा, मैंने अभी बोला, क्या बोला मैंने जरा बताओ। मैंने बोला रो इज इक्वल टू PMW अपॉन RT, ये शायद मैंने आपको बोला। अगर मैं आपसे कहूं, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि प्रेशर किसके बराबर आएगा, प्रेशर आएगा बराबर रो RT डिवाइडेड बाय क्या आएगा MW, सही बात। अगर और अच्छे से लिखेंगे तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं P बाय रो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 1 सेकंड, यहां पे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं P बाय रो किसके बराबर आएगा, P बाय रो आएगा RT डिवाइडेड बाय क्या आएगा MW। अब अगर इन ग्राफ्स को देखोगे इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे एक बात बताए और सीधी सीधी बात बताए, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल क्या है थीटा, अगर यहां से आप देखोगे इस वाले पे देखोगे और इस वाले पे देखोगे, बताइए अगर P बाय रो क्या है, दिस इज सिंपली इक्वल टू tan थीटा, क्या यही स्लोप है, यस सर। क्या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस सर।
जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और स्लोप उसी का ज्यादा होगा जो ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी। दैट्स इट। यहां पे मैंने कुछ नहीं करा, इससे मैंने निकाला जो मैंने पहले आपको बोला, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो मैं लिखा रो इज इक्वल टू पीएमडब्ल्यू बाय आरटी। अब यहां पर ऑलरेडी आपको पी वर्सेस रो ग्राफ दिया है, आपको इन दो टेम्परेचर में बताना है कौन ज्यादा कौन कम, यही तो बताना है। तो मैंने आपसे कहा कि पहले इक्वेशन को सॉर्ट करते हैं। P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एमडब्ल्यू, रो इज इक्वल टू पीएमडब्ल्यू बाई आर टी, तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एमडब्ल्यू। तो P बाई रो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा, दैट इज आर टी बाई एमडब्ल्यू। ये कांस्टेंट, इसमें अलग अलग क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ P बाई रो किस पे डिपेंड कर रहा है, P बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन P बाई रो खुद क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप। स्लोप किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर। तो थीटा जिसका ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, और उसी का टेम्परेचर भी ज्यादा। तो इसका अगर देखा जाए थीटा ज्यादा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, इस पे पैं करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। चलिए, to what temperature should the hydrogen at 327 degree be cooled at constant pressure so that root mean square velocity of its molecules becomes half of its previous value। देखो भाई, टेम्परेचर निकालना है। एक टेम्परेचर आपको दिया है, ध्यान से सुनना, एक टेम्परेचर आपको दिया है। जब टेम्परेचर था इतना, तो आपसे बोल रहा है प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आपको बताना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स हाफ। क्या दिक्कत है, ये कुछ नहीं, टेम्परेचर निकालना है। आपको बताना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आधा कर दो और उस टाइम पे टेम्परेचर बताओ। पहले मान लो इसका V था, तब टेम्परेचर था कितना, 327 डिग्री। अब मान लो इसका टेम्परेचर है, इसका रूट मीन स्क्वायर जो है वो कर दिया मैंने आधा, तो हमको बताइए कि इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना ही बोल रहा है कि मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर जो पहले था वो है 327 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम इसका वीआरएमएस मान लो V है। अब उस स्पीड को मैंने क्या कर दिया, आधा। अब बताओ टेम्परेचर कितना होगा, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। तो इस पे क्या दिक्कत है, ध्यान सुनना इधर। पहले एक बात बताइए जरा, बताइए, अगर मैं बात करता हूं वीआरएमएस की, तो मैं सीधे V लिखता हूं, क्या इट इज अंडर रूट ऑफ, to what hydrogen gas to be cooled at the, अच्छा, it is under root of 3RT by MW। बस हो गया खत्म। अगर गैस सेम है, it is only depends upon temperature। अगर गैस डिफरेंट है, टेम्परेचर सेम है, इट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर दोनों डिफरेंट है, दोनों पे डिपेंड करेगा, एक ही गैस की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि वीआरएमएस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ऐसे, ठीक है। क्या लिखूं मैं, वीआरएमएस के बदले V1 by V2, दैट्स अंडर रूट ऑफ, यहां लिखता हूं T1 डिवाइड बाय लिखता हूं T2। अब पहले मैंने वीआरएमएस V माना, V2 को मैंने माना twice of V, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। बताइए, क्या मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लेना है। अगर केल्विन में लेना है तो 327 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, इसको 327 डिग्री आप रख नहीं सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका धर्म बदलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, 327 डिग्री प्लस क्या होगा, बाई 273 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई T2 है, ये मुझे बाहर निकालना है, दैट्स इट। अगर V ने V को देखा जाए तो छम, तो यहां पर बताओ, यहां पर क्या बचेगा, दिस इज 1/4। अगर ये 1/4 है सर, कितना आसान है बताइए, यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट। अब जरा बताइए कितना है, 327, 273, ये हो गया 500 प्लस 100, दैट इज सिंपली 600, डिवाइड बाय हो गया T2। दोनों साइड अगर मैं इसको क्या कर दूं, स्क्वायरिंग, अच्छा ये 1/2 था, क्या कर दिया, ये आधा करना था कि डबल करना था, वेलोसिटी इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स हाफ, सॉरी, इसको तो आधा करना था ना, सॉरी, ये बन जाएगा यहां पर V, ये यहां पर था V/2, ठीक है। अब ये ऊपर बन जाता, यहां पे ऊपर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2V डिवाइडेड बाई V, सॉरी, हाँ ये बन जाएगा, ठीक। चलिए
अगर v ने v को यहां पर फिर से खत्म कर दिया तो बताओ यहां पर क्या बचा 2, यहां पर क्या बचा अंडर रूट ऑफ 600 डिवाइड बाई T2। अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो दिस इज 600 डिवाइड बाई क्या बचा T2, खाली T2 क्या बचा, दिस इज 600 डिवाइड बाई बचा 4। तो ये कितना हुआ 4 इंटू 150, कितना हुआ 4 इंटू 150। अगर देखा जाए 4 वही तो होगा 4 इंटू 150। कहां लिखूं मैं, यहां लिखते हैं। तो T2 जो आया, ध्यान सुनना इधर, T2 जो आया बेटा, T2 आया 600 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 150। लेकिन ये जो 150 आया ये केल्विन है, इस बात का ख्याल रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जब डिग्री होता है उसको केल्विन में ले आओ तो एडिशन करो, अगर ये केल्विन में ही है तो इसको डिग्री में आओ तो इसको सब्ट्रैक्शन करो। तो क्या आएगा 150 माइनस आएगा 273, कितना होता है वो 273, ये हो गया 3 हो गया 2, 2 1 2 हो गया -123। देख लो है ऑप्शन में -123। आई होप कि तुमको मजा आ रहा होगा, आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। ये वाला क्या है, अच्छा ये बिल्कुल आसान है। द रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स आर, आपको 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड दी है। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है बीच में। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन किलोमीटर पर, आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलनी है। मैंने बोला था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सिमम स्पीड नहीं होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सिमम स्पीड नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है which is possessed by the maximum number of molecules which have maximum probability, जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है, सही बात। अब इनमें से मुझे बताओ, देखो जिस स्पीड को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने अपने पास रखा है दैट्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे अगर ये वाली देखा जाए और ये कितने मॉलिक्यूल्स ने अपने पास रखा है, 2 मॉलिक्यूल्स ने, इट इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है, दिस इज नॉट मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, बट इट इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए इट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला 2 containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperatures T1 and T respectively। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर बेशतर मिलेगा केटीजी में, याद रखना। कॉमन प्रेशर निकालना, कॉमन टेम्परेचर निकालना, तो याद रखो एक बार, अगर याद देखना इधर, अगर गैसेस मिक्स हो रहे हैं, अगर गैसेस क्या हो रहे हैं मिक्स, तो हमेशा याद रखो मोल कंजर्वेशन पे जाओ, याद रखना। फिर से सुनो, अगर गैसेस क्या हो रहे हैं मिक्स हो रहे हैं, अगर गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हमेशा मोल को कंजर्व करो, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे यहां मुझे एक बार बताओ, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपसे बोल रहा है, सपोज करते हैं इनिशियली जो इसका प्रेशर था P1 और इसका जो वॉल्यूम दिया है प्रेशर ने, टेम्परेचर दिया है T1, हाँ टेम्परेचर जो दिया है T1, इक्वल वॉल्यूम दिया है तो इसका वॉल्यूम हुआ V। तो लेट सपोज कि इसके नंबर ऑफ मोल्स है N1, ये एक कंटेनर है, ऐसे में बना रहा हूं, ये दूसरा, ठीक है। इसमें जो प्रेशर है दैट इज P2, इसमें वॉल्यूम होगा V, दिस इज R एंड सॉरी दिस इज P2, दिस इज V2 एंड ये टेम्परेचर होगा T2, लेट सपोज इसका जो है दैट्स N2। अब तुमने इनको मिलाया, जब तुमने इनको मिलाया, ये आपसे ऑन ज्वाइनिंग द वेसल्स को ज्वाइन करा, द गैस रीचेस एट कॉमन प्रेशर and at a common temperature then P by T is equal to। देखो जब ये, इसका मतलब हुआ ना कि मिक्स हुआ है, जब ये वेसल को ज्वाइन कर दिया गया है, जब इन वेसल्स को ज्वाइन कर दिया गया है तो इसका मतलब है गैस मिक्स हुआ है। तो मैंने बोला जब भी गैस मिक्स हो तो आप कुछ नहीं करना, मोल कंजर्वेशन को याद रखना। आप याद रखना सर ने बोला है कि मोल कंजर्वेशन पे आ जाना, इनिशियली जो टोटल सम ऑफ मोल्स है वो फाइनल सम ऑफ मोल्स के बराबर कर दोगे, आपको कोई भी आंसर मिल जाएगा, आपको कोई भी टर्म वहां से निकाल सकते हो, ठीक है, जो पूछ रहा है। जैसे मान लो मैं यहां पर क्या लिखूं, फिर भाई साहब मैं मुझे यहां पर क्या लिखना है, तो बच्चे यहां लिखेंगे, ध्यान सुनना इधर बेटा, तो यहां लिखेंगे कि N1 प्लस N2, ये मैंने इनिशियली लिखा, दैट्स इक्वल टू सपोज N1 डैश प्लस क्या लिखेंगे N2 डैश। N1 कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहां लिखता हूं PV किसके बराबर है, दैट्स nRT।
अगर पीवी एनआरटी के बराबर है तो मुझे बताओ एन को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज सिंपली पीवी अपॉन आरटी। ये मैं एक जनरल टर्म बता रहा हूं। अब बताओ यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखोगे अब P1, वॉल्यूम तो V है, डिवाइडेड बाय लिखोगे R, फिर यहां लिखोगे शाबाश टेम्परेचर T1 प्लस क्या आएगा? यहां आएगा P2, यहां आएगा V, शाबाश यहां पर क्या आएगा? R, यहां पर क्या आएगा? T2। अब बताओ N डैश। आपसे बोल रहा है कॉमन प्रेशर है, वॉल्यूम तो इक्वल है, टेम्परेचर क्या है? T। तो बताओ N डैश क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा V, डिवाइड बाय बन जाएगा R, फिर बन जाएगा T, प्लस ये भी क्या बन जाएगा? P, फिर V, डिवाइड बाय R, फिर क्या बन जाएगा? T। देखो V V V और V छम, R R R R, खत्म। सही बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताया जरा, क्या लग रहा है यहां पर क्या बनेगा? दिस इज P1 डिवाइडेड बाय क्या है? दिस इज T1 प्लस क्या है ये? दिस इज P2 डिवाइडेड बाय क्या है? T2। दिस इज इक्वल टू P बाई टी प्लस P बाई टी, दैट इज ट्वाइस ऑफ P बाई टी। तो खाली P बाई टी का रेशियो ही तो बताना था। क्या ये 1/2 नीचे आ जाएगा? यस सर। यहां पर क्या बचेगा? P1 बाई T1 प्लस क्या बचेगा? P2 बाई T2। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। मैंने बोला मिक्सिंग हो रही है तो मोल्स को कंजर्व करो, इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए यहां पर है कोई इसमें? हाँ, ये वाला दूसरा वाला है। तो चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आरएमएस पे ही है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एट certain absolute temperature is V. If the temperature is double, oxygen gas dissociates into this. अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन गैस जो है ना ये डिसोसिएट हो रहा है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। सपोज कि मैंने बोला O2 को तोड़ दिया गया, डिसोसिएट कर दिया गया, तो 2O में है। अब आपको बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर डबल हुआ तब ये हुआ, तो आरएमएस स्पीड क्या होगी? सुन लो एक बार फिर से कि आपसे बोल रहा है आरएमएस स्पीड जो गैस की है, आरएमएस स्पीड जो गैस की या मीन स्क्वायर स्पीड जो गैस की है, आपको बोल रहा है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे V है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मैंने माना V। अब अगर ये V था तो मुझे बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज डबल, ऑक्सीजन गैस गेट्स डिसोसिएटेड इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको बोल रहा है बताओ स्पीड क्या रहेगी? दैट इज V2। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। आप ध्यान से सुनना इधर, क्या होता है ये बराबर? शाबाश, क्या लिखेंगे? पहले ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं इन जनरल, क्या ये अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन क्या होता है? ये MW, ये सब जानते हैं। अब बताओ V1 अपॉन V2 को क्या लिखना चाहिए? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, ये हाफ हो गया, ये डबल हो गया, है ना। तो पहले लिखेंगे T डिवाइडेड बाय, मैं लिखता हूं चलो MW, इनटू लिखता हूं मैं M डिवाइडेड बाय क्या लिखता हूं मैं? T। अब सुनना ध्यान से, कहानी यहां पे ध्यान सुनना, इधर सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला। कहानी यहां पे है कि अगर मैंने इसको टेम्परेचर T लिया है, इसका मैंने लिया है मोलर मास M। अब ये वाला जो मोलर मास मैंने लिया ना M, ध्यान सुनना इधर, पहले सुनना। पहले मोलर मास मैंने लिया इसका M शीट, ये T है डिवाइड बाय क्या है? M। अब ये डिसोसिएट हुआ, अब ये क्या बना? 2। और ये टेम्परेचर जो यहां पर आपको बोल रहा है, अब ये टेम्परेचर खाली T नहीं है, ये डबल कर दिया गया है, ये बना 2T। समझ में आया क्या बोला मैंने? लिखना था 3RT बाई MW, मैंने MW को पहले कंडीशन में M माना, दूसरी बार डिसोसिएट हुआ तो अब ये M/2 हुआ ना, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना कर दिया? डबल। तो मुझे बताइए क्या होगा? M और M छम छम, T और T छम छम। तो बताओ यहां पर क्या हुआ? V1 डिवाइडेड बाई V2। भाई साहब ये हो गया अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 1/4। ये शायद आप सब जानते हैं, दिस इज 1/2। तो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। तो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। बस अब ये यहां पर ऐसे भी तो लिख सकते ना, V2 इज इक्वल टू V1 क्या था? पहला वाला स्पीड पहले V था, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ V, दैट्स इट, ट्वाइस ऑफ V। आई होप कि तुमको आ रहा होगा समझ में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने इससे पहले डिस्कस करा वही अप्लाई कर रहा हूं। और अगर आपके दिमाग में वो छप चुका है, आपके जहन में है, वो आपकी जुबान पे वो ऐसे ही फर 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 है, आपको मेरे क्वेश्चन देखने से पहले आइडिया आ रहा होगा कि इसमें कौन सी वाली रिजल्ट या किस अप्रोच से हमको जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है a gas is filled in the cylinder shown in the figure, the two pistons are joined by string
इफ द गैस इज हीटेड द पिस्टन विल बी, आपको बोल रहा है देखो बेटा ये गैस आपको दिया है, इट इज फिल्ड इन द स्ट्रिंग एज शोन, इट इज फिल्ड इन द सिलेंडर एज शोन, द टू पिस्टन्स, यहां पर ये जो लगे हैं ना ये वाले, ये आपको बोल रहे हैं दो पिस्टन है ज्वाइंटेड बाय द, अब गैस को अगर हीट कर दिया जाए तो आपको बताना है पिस्टन कहां जाएगा, बस सिंपल सी बात है। आप लोग चेक करना, एससी वर्मा पे इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम इधर ही दिखाते हैं, ध्यान सुनना इधर। पहले तो एक बात सुन लो जरा, अगर बात करते हैं यहां पे इस वाले की बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ जरा, और इस वाले की बात करते हैं, इसका एरिया मैंने माना ए, इसका एरिया मैंने माना ए डैश, ठीक है। अगर इस वाले पिस्टन पे फोर्स आएगा, जब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे तो रैंडमली मूव करने के बाद एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उसके बाद उसके अलावा क्या इस वॉल के साथ या पिस्टन के साथ भी टकराएंगे ना, तो इस पिस्टन पे क्या आ जाएगा फोर्स, इस पिस्टन पे भी क्या आ जाएगा फोर्स। जब इस पिस्टन पे फोर्स आएगा तो इस पिस्टन पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, और इस पिस्टन पे लगने वाला जो फोर्स है दैट इज प्रेशर इनटू ए डैश। अब खुद बताओ कि जहां एरिया ज्यादा है वहां फोर्स ज्यादा होगा, अगर इस पे फोर्स आया इधर और इस पे फोर्स आया इधर, क्या इसको मैं मानता हूं, लेट्स सपोज दिस इज F1, लेट्स सपोज दिस इज F2, अब बताओ F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? सर F1 ज्यादा होगा, इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब ये जो पिस्टन है कहां की ओर ज्यादा धक्का लगेगा, दाईं तरफ मूव करेगा। सही बात है। Two pistons are joined by this. If the gas heated, the piston will move towards right. दाईं तरफ जाएंगे ना, सीधी सी बात है। कुछ समझ में आ रहा है? नेट फोर्स कहां लग रहा है? इधर, तो इधर ही मूव करेंगे। फिर से सुनो एक बार, ये यहां पर एक गैस दिया है, इसके अंदर इसको हीट कर दिया जाएगा। जब हीट कर दिया जाएगा तो इन पिस्टन्स पे फोर्स आएगा, वो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। अब इसका एरिया ज्यादा है, इस पे फोर्स ज्यादा आएगा, इसका एरिया कम है, इस पे फोर्स कम आएगा, तो नेट फोर्स जो है, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो पिस्टन राइट साइड मूव करेंगे। चल एक बात बता, अगर ये कहानी ऐसी होती, अगर ये पिस्टन का एरिया बराबर होता तो तब क्या होता, जरा बताओ। अगर पिस्टन के एरिया बराबर होता तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये बराबर होता, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स बराबर होता, यहां पर इन पिस्टन्स पे नेट फोर्स कितना होता, 0, तो तब ये पिस्टन मूव ही नहीं करते, पिस्टन्स रिमेन स्टेशनरी एज इट इज, दैट्स इट। कहानी समझ में आनी चाहिए। अगर एरिया बराबर होता भाई, अगर एरिया बराबर होता तो इधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर हो जाता, तो नेट फोर्स कितना आता, 0, तो ना इधर मूव करते ना इधर मूव करते, अपनी जगह पे ही रहते, तो यहां पर मूव कर रहे हैं आगे। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। इसका एरिया ज्यादा, इस पे ज्यादा फोर्स आएगा, इस पे कम फोर्स आएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स राइट, तो ये मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। और इस वाली कहानी में मैंने आपको बोला यही ऐसी वर्मा में दिया है, ऐसे ही। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करेंगे तो नेट फोर्स तो 0 है, एरिया बराबर है, नेट फोर्स 0 है, तो ये कहीं मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह पे रह जाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए। Two non-reactive ideal gases have their atomic masses in the ratio of, देखो atomic masses आपको दे in the ratio of partial pressures आपको निकालना है when enclosed in vessel at constant temperature is 4/3 the ratio of their density। देखो आपसे बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डेंसिटीज बताओ। अगर आपको रेशियो ऑफ प्रेशर्स दिया है और रेशियो ऑफ मासेस दिया है, टेम्परेचर रखा है कांस्टेंट, तो आपको बताना है सिंपली क्या, आपको बताना है बेटा रेशियो ऑफ डेंसिटीज। कैसे निकालेंगे रेशियो ऑफ डेंसिटीज, हम जानते हैं। देखिए अभी मैंने बोला भी ये बहुत ही जबरदस्त है, रो इज इक्वल टू पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। शायद अगर मैं गलत ना हूं तो एक बार आईआईटी में पूछा गया था बहुत पहले। ठीक है, तो पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी कैसे लिखा जाता है, पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे, सीधी सीधी बात है, बताओ रो1 अपॉन रो2 किसके बराबर आएगा, बताओ। वहां देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इसकी बात हो रही है ना, तो दिस सिंपली इक्वल टू P1 अपॉन लिखेंगे P2, MW1 लिखो या सीधे लिखता हूं मैं M1 डिवाइड बाय लिखता हूं M2, वहां की बात हो रही है। तो रो1 डिवाइड बाय रो2 आसान है, लेकिन पूछा गया है, आई होप मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन पूछा गया था एक बार, शायद मुझे याद है। ध्यान सुनना, इधर P1 बाय P2 किसके बराबर है, P1 बाय P2 रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स आपको दिया है 4/3, मासेस का रेशियो कितना दिया है 2/3, ये 2/3 है, आंसर होना चाहिए 8/9, तो है आंसर 8/9। ठीक है, ठीक है बेटा 8/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शाबाश। एन आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V
इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा वी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, आपको यहां पर ये दिया है, देखो ध्यान सुनना इधर, इस बात का ख्याल रखना, डेल्टा आपको दिया, दिस इज डेल्टा, हाँ सॉरी इसे डेल्टा की, दिस इज रो क्वांटिटी, ये रो होना चाहिए, रो है ये, रो 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 आपको दिया है, ये रो दिया है डेल्टा वी अपॉन दिया है वी डेल्टा टी। आपको बताना है कि द क्वांटिटी रो वर्सेस टेम्परेचर, मतलब द क्वांटिटी वहां लिखा है रो वर्सेस टेम्परेचर, ग्राफ कैसा होना चाहिए। अब वहां पर दिया है रो इसके बराबर है, देखो फिर से सुनो एक बार, आपको बोल रहा है कि गैस जो है आइडियल गैस है, इनिशियली टेम्परेचर टी पे है, वॉल्यूम इसका इनिशियली वी है। अब इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर दिया गया बाय डेल्टा वी, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। सीधी सीधी बात है, देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। आपसे बोल रहा है कि जब इसका टी टेम्परेचर डेल्टा टी हुआ तो इसका डेल्टा वी हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। अब आपसे बोल रहा है रो वर्सेस टी ग्राफ बताओ, उसमें रो एक क्वांटिटी है जो आपको दी गई है, ये इसके बराबर है, तो इसको कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखो अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर आप जानते होंगे पीवी किसके बराबर है, एनआरटी, इसे अप्रोच से करते हैं। प्रेशर को लिखेंगे यहां पर, देखो पी इंटू डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। क्यों ऐसा लिखा, प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करेगी चेंज इन वॉल्यूम को, दैट्स इट, है ना। प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा वी को मैंने लिखा, यहां पर लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइड बाय लिखेंगे डेल्टा टी, कुछ नहीं करना है, दिस इज एन आर डिवाइडेड बाय पी, हो गया। आ जाओ नाउ, यहां पर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनना इधर, यहां लिखते हैं, तो ये तो हमको दिया है ना डेल्टा वी अपॉन, शायद यही दिया था, हाँ डेल्टा वी अपॉन दिया है वी डेल्टा टी, ये दिया है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, क्या इस इक्वेशन से मैं आराम से निकाल सकता हूं, जरा वी बताओ, इसमें वी किसके बराबर आएगा, सीधी सी बात, अगर वी की बात करेंगे तो वी आएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, ये वी का वैल्यू है, किसका, वी का वैल्यू ये है, बस यहां पर लगा दो, बताओ ये किसके बराबर आएगा, दिस इज 1 अपॉन वी इंटू ये कितना हुआ, एन आर बाई पी, वी का वैल्यू वापस लगा दो, ये आ गया एन आर डिवाइडेड बाई वी, एन आर टी डिवाइड बाई पी इंटू पी, ठीक है। तो बताए, देखिए 1 बाई वी इंटू एन आर बाई पी, वही मैंने करा, पी ने पी को मार दिया, एन आर खत्म, बताओ क्या आएगा, विच इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यही आएगा। तो अगर रो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसा, रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोला बोला हाइपरबोला, कहां गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपने ऑलमोस्ट हर बुक पे देखा होगा, ये हर किसी बुक में होता है, केटीजी का ये वाला क्वेश्चन कहीं मिस हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि पीवी बाई एनटी जो है, आपको कर्व दिया है, आपको ग्राफ दिया है, पीवी बाई एनटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ दिया है, ऑक्सीजन गैस है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, आपको बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और हमको बताओ ट्रू स्टेटमेंट कौन सा वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ से देखते हैं, जो आप मुझे एक बात बताओ जरा, पीवी जो लिखा आपने डिवाइडेड बाय एनटी जो आपने लिखा, किसके बराबर होगा, आर, दैट्स ए कांस्टेंट। इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म है और ये वाई एक्सिस पे है, वर्सेस अगर मैंने इसको प्रेशर बनाया तो ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, कौन सा बिहेवियर शो कर रही है भाई साहब, ये बिहेवियर कौन सा शो कर रही है, बोलो बच्चे, ये बिहेवियर शो कर रही है आइडियल बिहेवियर। उसके बाद एक पहली बात याद रखो, T1 और T2 को देखो, जो T1 वाली जो कर्व है ये कम डिवेट हुई है, T2 वाली जो कर्व है वो ज्यादा डिवेट हुई है। इस पे मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान सुनना इधर। पहली बात तो ये है कि जो पहली वाली जो डॉटेड लाइन है वो एक आइडियल बिहेवियर दिखाएगी, यस सर। दूसरा, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ध्यान सुनना इधर। एक टर्म मैंने आपको पढ़ाई पहले ही, एन बाई वी जो होता है ना, ये होता है पी एन ए वी अपॉन आर टी। आइडियल गैस से निकलता है ये बाहर, एन बाई वी को कहते हैं नंबर डेंसिटी, और आइडियल गैस होने के लिए, आइडियल गैस के लिए नंबर डेंसिटी होती है कम।
अब अगर आइडियल गैस के लिए नंबर डेंसिटी कम होती है, मैं लिखता हूं कम, नंबर डेंसिटी कम होने के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का ज्यादा होना जरूरी है, प्रेशर का कम होना पड़ेगा। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नंबर डेंसिटी इज लो, एंड नंबर डेंसिटी लो जो है ये हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस के लिए नंबर डेंसिटी लो होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि एक फेमस स्टेटमेंट है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। उसका ये लॉजिक ये भी है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर से नंबर डेंसिटी कम होती है और आइडियल गैस के लिए नंबर डेंसिटी कम होना ही पड़ेगा। एक स्टेटमेंट को इससे मैं जस्टिफाई करता हूं, हालांकि सारे होते हैं लेकिन यहां एक को करते हैं। अगर नंबर डेंसिटी कम है तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बताइए क्या मॉलिक्यूल्स बिखरे पड़ेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बिखरे पड़ेंगे तो इसका मतलब है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ही नहीं। तो वही तो पहला स्टेटमेंट है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट आप याद रखो कुल मिला के, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। अब बताओ इनमें से मुझे बताओ क्या कौन सा वाला आइडियल गैस के करीब है, T1 वाला कि T2 वाला? T1 वाला इसके करीब ही है। मैंने बोला ना एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, तो कौन सा वाला इसके करीब है या किसका डिविएशन कम हुआ है? तो T1 का एट हाई टेम्परेचर विल बी T1, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये भी सही ये भी सही। और तीसरा द वैल्यू ऑफ P बाय, ये तो सिंपल है, PV by NT at the point where the curve meets on the y-axis is same for all the gases। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो आपको बेटा सीपी दिया है, इस पे भी आसान क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से आते हैं, उनको घुमाना तोड़ना मरोड़ना आता है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सीपी इज इक्वल टू 7/R। एक बात बताओ जरा, पहले तो एक बात बताओ सीपी क्या होता है, क्या ये सीवी प्लस आर होता है? यस सर। तो मुझे एक बार बताओ क्या सीपी माइनस आर दिस इज सिंपली सीवी? यस सर। बताइए क्या बन जाएगा, 7/2R माइनस बन जाएगा आर दिस इज सीवी। तो बताए सीवी का वैल्यू क्या बन जाएगा? शाबाश, सीवी का वैल्यू क्या बन जाएगा? सीवी का वैल्यू बन जाएगा 7 - 2 हो गया 5, दिस इज इक्वल टू 5/2R। अब हमको मिला सीपी 7/2R, हमको मिला सीवी 5/2R। हमको इन्हीं का रेशियो चाहिए और इनका रेशियो CP/CV को क्या कहते हैं? गामा। आर ने आर को मार दिया, इसको मार दिया, तो 7/5 होना चाहिए। 7/5, दिस इज 7/5, सिंपल है। नेक्स्ट, ये वाला कौन सा है? When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of energy supplied which increases the internal energy of the gas is। एक बात याद रखना, ये दो टर्म्स हैं, हालांकि इसके क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी बनते हैं, ध्यान सुनना इधर। दो टर्म्स है याद रखना, एक है डेल्टा यू डिवाइडेड बाय है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा है डेल्टा डब्ल्यू, ये है याद रखना, दूसरा है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय है डेल्टा क्यू। ये दो टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज the fraction for performing the work, fraction of heat energy required for performing the work। दोनों डायरेक्टली पूछे गए हैं और आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर डेल्टा यू की बात करेंगे तो क्या है ये एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा क्यूपी की बात करेंगे तो क्या है ये एनसीपी डेल्टा पी, एन ऐसा लिखते हैं कोई नहीं, दिस इज एनसीवी डेल्टा टी, दिस इज एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा टी ये और ये छम ये कितना CV/CP, CP/CV होता है गामा, तो CV/CP हो गया 1/गामा। इस फैक्टर को भूलना नहीं बेटा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सेम इज द केस हियर, ये स्टेटमेंट ही याद रखो, ये भी होता है 1 - 1/गामा के बराबर आता है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड which increases the internal energy, this is the fraction of heat supplied for performing the work, this is 1/gamma, this is 1 - 1/gamma। अब इस सवाल का आंसर बताओ ऐसे ही 1 सेकंड में।
फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां लिखता हूं, चलो यहां लिख, अच्छा चलो इधर ही लिखते हैं, क्या आएगा, सिंपली आएगा 1 बाई गामा, क्या आएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू पूछ रहा है, तो बताए क्या आएगा 1 बाई गामा, तो बताए क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर ये वहां पर है, तो बताओ क्या बन जाएगा 1 बाई गामा, मतलब मोनोएटॉमिक गैस है तो 1 बाई, बताओ मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने गामा लिखा था सिंपली, अगर आपको वहां याद होगा मैंने आपको बताया है गामा जो लिखा था किसके बराबर लिखा था, 1 + 2/f लिखा था। हम किसी का भी गामा निकाल सकते हैं, मोनोएटॉमिक का 1 + 2/f कितना 3, तो 3 + 2 कितना हो गया 5/3, तो दिस इज 5/3, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो आंसर इज 3/5। बेटा ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चल एक काम करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, सपोज करते हैं ये मोनोएटॉमिक गैस ही है, ये मोनोएटॉमिक गैस है, एक मोनोएटॉमिक गैस है, आपको ग्राफ इस तरह से दिया है, दिस इज V एंड दिस इज T। अब देखो बताओ, दिस इज V एंड दिस इज T, आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, या आपको बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट व्हिच गोज इन परफॉर्मिंग द वर्क। फ्रैक्शन ऑफ हीट आपसे पूछ रहा है या रेशियो ऑफ वर्क डन पूछ रहा है टू द हीट सप्लाइड, ऐसा कुछ पूछ रहा है। चल आपको मैं क्वेश्चन और एक दिखाता हूं, इस पे ध्यान सुनना इधर। चलिए क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं इस पे, मान लो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, ये आस्क्ड है कंफर्म, वो नीट में ही पूछा गया है। ग्राफ इस तरह से दिया है, V वर्सेस T दिया है, और आपसे पूछा गया था एक मोनोएटॉमिक गैस है 2 मिनट के लिए, चलो डायटोमिक भी होगा तो क्या दिक्कत है, मोनोएटॉमिक है गैस। आपको बोला गया था कि हमको बताइए कि रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, आपको ये बताना था, आपको बताना था, ये हमको बताइए। अगर VT सीधी सीधी बात है, अगर ये V वर्सेस T है तो प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम इन दोनों रेशियोज को बताते हैं। अगर DU/dQ है तो 1 बाई गामा है, DW/dQ है तो सिंपली 1 - 1 बाई गामा है, तो क्या आता है आंसर 1 - 1 बाई गामा कितना है, दिस इज 5/3, 3 ऊपर जाएगा तो ये हुआ 5 - 3 कितना हो गया 2/3, इसका आंसर था, और इसका आंसर ही है। ये आस्क्ड क्वेश्चन है, मुझे याद है ऐसे ये नीट में ही पूछा गया है, साल मुझे याद नहीं लेकिन नीट में ही पूछा गया है, इस स्टेटमेंट बेस्ड है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए चलो नजर रखो, यहां आपको बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम V, क्यूब है इसका वॉल्यूम V है, आपको दिया है ABCDEFG जो है 300 केल्विन पे दिखा है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है, 1 फेज ऑफ क्यूब इज मेड ऑफ मटेरियल which totally absorbs any gas molecule incident at any given time। देखो क्या बोल रहा है ये, सुन लो, मुझे आया समझ में क्या बोल रहा है। आपको एक क्यूब दिया है जिसका वॉल्यूम है V, सही बात है। अब इसका जो एक फेस है दैट इज EF, ये वाला EF G एंड H, ठीक है। आपको ये जो फेस दिया है बोल रहा है इट इज एब्जॉर्बिंग, देखो एक हो सकता है रिफ्लेक्टिंग, दूसरा हो सकता है एब्जॉर्बिंग। आपको बोल रहा है ये वाला क्या है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है गैस को, जो भी इस पे हिट हो रहा है गैस, जो भी गैस मॉलिक्यूल इस पे आ रहा है इट एब्जॉर्ब्स, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट से बोलना है द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी 0, इस पे आने वाला जो प्रेशर है वो 0 होगा। द प्रेशर ऑफ ऑल द फेसेस विल बी इक्वल, ऐसा नहीं होगा। द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी डबल द प्रेशर ऑन द ABCD, जो ABCD ऊपर है। द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी हाफ दैट ऑफ ABCD। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, सुनो मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो है ना, ये वाला फेस, ये आपसे बोल रहा है दिस इज एब्जॉर्बिंग, ऐसा मान लो ये एब्जॉर्ब कर रहा है गैस को, और ये वाला जो है दिस इज रिफ्लेक्टिंग। अब जब गैस मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से, ऐसे समझाते हैं, अगर मान लो रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है, सही बात है। अगर गैस मॉलिक्यूल यहां पर आया, सपोज करते हैं मास है इसका m, स्पीड है इसकी v, तो मॉलिक्यूल यहां से आएगा टकराएगा, तो कोलिजन किस तरह का हम लेते हैं, मैंने पहले ही पोस्टुलेट जो मैंने बोले थे उसमें मैंने ये भी बोला था कोलिजन इलास्टिक है।
टकराने के बाद वापस जाएगा। एक बात समझाओ मुझे बस इतना, जब ये यहां गया तो कितना मोमेंटम लेके गया mv, जब ये वापस आया तो कितना मोमेंटम लेके आया -mv। चेंज कितना आया मोमेंटम में, तो जो चेंज आया मोमेंटम में कितना आया -2mv। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस इसको दे के कितना आया है, ये इसको +2mv दे के आया है। तो व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल बाय द गैस, 2mv। सही बात है। और मैं किस वाले की बात कर रहा हूं, दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग है। इलास्टिक कोलिजन हुआ और ये वापस आया। अब बताओ ये वॉल है, अब मॉलिक्यूल यहां गया, मास है m, स्पीड है v, गया। बताओ कितना मोमेंटम लेके गया mv, कितना ट्रांसफर करा mv। क्या अगर ये एब्जॉर्बिंग है, क्या अगर ये एब्जॉर्बिंग है तो क्या ये वापस आएगा? नो सर। तो कितना ट्रांसफर करा mv? अब खुद सोच के बताओ क्या हो रहा है। यहां ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा कि यहां ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा? यहां ट्रांसफर हो रहा है 2mv। मान लो सपोज करते हैं अगर ये 2mv है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्रेशर 2p एग्जिस्ट हो रहा है, 2p एक्सर्ट हो रहा है, अगर ये देखेंगे तो बताओ भाई साहब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? देखो 2mv के कॉरस्पॉन्डिंग 2p हो रहा है, तो mv के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बताइए? mv के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 2p डिवाइड बाई 2 कितना होगा? p। मतलब आधा हो रहा है प्रेशर, वहां 2p था यहां p था, आधा हो रहा है प्रेशर, होना भी चाहिए। मैंने आपको सीधे लॉजिक से बताया। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, इलास्टिक कोलिजन टकराएगा, पहले mv फिर वापस -mv, तो चेंज कितना -2mv, तो ट्रांसफर कितना कर रहा है? 2mv ये ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर एब्जॉर्बिंग है सीधे कितना ट्रांसफर करा? mv। अब मैंने आपको लॉजिकली बताया, मैंने बोला मान लो 2mv जब इसने ट्रांसफर करा तो 2p इसने इसमें प्रेशर लगा, mv के कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर लगाएगा? खाली p लगाएगा, तो प्रेशर का आधा आधा हो जाएगा बाय आधा आधा। अगर इस पे प्रेशर लग रहा है p, ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इस पे प्रेशर लगेगा p/2। तो प्रेशर ऑफ EFGF वुड बी हाफ, ये वाला सही है, इसके कंपैरिजन में आधा होगा। आगे आगे चलते हैं, चलिए। फॉर ए गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। द वैल्यू ऑफ, ये सिंपल है, मैंने आपको बोला था, देखो गामा इज इक्वल टू, देखा ना वहां पे, देखो मैं आपसे बताता हूं, अगर नहीं याद है देखो मुझे एक बार बताओ, Cp होता है F/2 + 1 इंटू R डिवाइडेड बाई Cv होता है F/2 इंटू R। R ने R को मार दिया, तो बताओ ये क्या बना? यहां पर 1 + 2/F बचा, बस हो गया। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए, F/2 + 1 डिवाइड बाई F/2, ये हो गया F + 1 इंटू 2, कितना हो गया? F + 2/2, 2 ने 2 को मार दिया, F + 2/F बच जाएगा, F/F + 1/2, तो 1 + 2/F ही बच जाएगा भाई। तो बताओ Cp/Cv होता क्या है? नाउ बताइए, गामा होता है ना Cp/Cv, वही किसके बराबर है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने बोला ना आपको रिलेट करने आने चाहिए सारे रिजल्ट्स को। तो बताइए क्या होगा? आसानी इसी तरह के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? हमको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बताओ अगर विच इंप्लाइज दैट, देखो ये मैंने ऐसे रिलेशन दिखाया, Cp/Cv इसके बराबर होता है जो कि गामा के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो इधर दिखाता हूं मैं अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि गामा अगर 1 + 2/F के बराबर है, तो बस गामा -1 इज इक्वल टू 2/F। तो बताओ शाबाश, गामा -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/F। तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है सर, ओके। कहां गया? ये वाला था, ये वाला तो नहीं था, कहां गया फिर? ये वाला था। हाँ, तो बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर 2/गामा -1 तो है, 2/गामा -1। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, रुकना नहीं है। 2 mole of argon is mixed with 1 mole of hydrogen. The Cp/Cv for the mixture is nearly. आपको मैंने बोला Cp मिक्सचर वहां लिखा था, रिजल्ट हमको याद होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ पहले, क्या मैं Cv मिक्सचर की पहले बात करता हूं? निकालो Cv मिक्सचर, N1Cv1 प्लस N2Cv2 डिवाइडेड बाई N1 + N2, जरा निकालिए, बताओ
N1 2 मोल्स, मैंने लिखा 2, शाबाश 2 मैंने लिखा, शाबाश। बताओ CV1, शाबाश CV1 क्या आएगा, 2 मोल्स ऑफ एर्गोन। अच्छा CV होता है F/2R, पहले इसको कर लेते हैं प्लस 1 इंटू F/2R, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, ये बन जाएगा 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एर्गोन मोनो एटॉमिक है तो दिस इज 3/2R प्लस 1 इंटू F/2 क्या है, ये हाइड्रोजन है, डायटॉमिक है तो 5/2R डिवाइडेड बाई 3। अभी मैं खाली CV मिक्सचर निकाल रहा हूं, तो ये ने 2 को मार दिया, ये हो गया 5, R यहां पर कितना बचा, CV मिक्सचर जो बचा कितना बचा, दिस इज 3R, सही बात, प्लस कितना बचा 5/2R, कोई बात नहीं सर, दिस इज 3, कितना बचा, ये कितना बचा भाई, शाबाश बेटा, ये हो गया 2 3 ये हो गया 11R डिवाइड बाई 6, ये मुझे मिला क्या, CV मिक्सचर। अब मुझे बताओ कि मुझे गामा मिक्सचर बताना है ना, तो मुझे बताओ CP मिक्सचर को मैं कैसे लिख सकता हूं, डायरेक्ट N1CP1 प्लस N2CP2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या मैं ऑलरेडी जानता हूं ना CP बाई, ध्यान सुना इधर, CP मिक्सचर को मैं कैसे लिख सकता हूं, हम जानते हैं ना, दिस इज CV मिक्सचर, दिस इज CV मिक्सचर प्लस R, हो गया बेटा। तो बताइए CP मिक्सचर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, व्हाट इज CV मिक्सचर, दिस इज 11R डिवाइडेड बाई 6 प्लस आएगा R, दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज 17R/6, हो गया दोनों। अब यहां पर लिखते हैं, बताओ गामा किसके बराबर आएगा मिक्सचर, अरे CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर, क्या दिक्कत है इसमें, मिक्सचर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर लिख रहा हूं मैं, बताओ क्या आएगा, ये हो गया 17/6, 17R बाय, यहां पर चलो इधर ही लिखते हैं, एक सेकेंड, यहां लिखते हैं, ध्यान सुनना, दिस इज, हाँ भाई 17R बाय 6 डिवाइड बाय 11R/6, वो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 11R, तो 17/11 कितना हुआ 1.5 होता है ये सर, 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लगना चाहिए। चल नेक्स्ट, आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। अच्छा, pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, the initial temperature must be। प्रेशर ऑफ गैस, अच्छा क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक बात बताए जरा, सीधी सीधी बात है। अच्छा आपको मैं बोलूं, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है बहुत बार पूछा गया, 7-8 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। पता है इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें डिग्री में भी केल्विन में भी दिया है, तो आप देखोगे अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना इधर। अच्छा, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीवी किसके बराबर, nRT, ठीक, प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड इन ए क्लोज्ड वेसल बाय, अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं P1/P2, दिस इज T1/T2, सही बात, सही बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, nR तो फिक्स है, ठीक है। व्हाट इज P1 लिखो, मैंने प्रेशर लिखा, व्हाट इज P2, P को 0.4% और P लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना हुआ है, T1 T है एंड T2 कितना है, इट इज T+1, दिस इज हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, याद रखना दिस इज चेंज 1 डिग्री, और 1 डिग्री डेल्टा T और 1 केल्विन डेल्टा T बराबर होता है, याद रखना इस बात को, चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलने वाला था कि आप इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो अगर 1 डिग्री
या 1 केल्विन, चेंज है, दोनों बराबर है, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं, तो बताइए क्या बनेगा ये। यहां बताइए ये बनेगा P डिवाइडेड बाय, यहां P कॉमन आएगा, दिस इज 1 प्लस, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज 1 प्लस 4/100, ये बन जाएगा 0.4/100, तो 1 प्लस 4/1000 बन जाएगा। ये चेक कर लो, हो जाएगा। दिस इज T/T प्लस 1, P ने P को मार दिया, तो यहां पर बन गया 1/1 प्लस 4/1000, दिस इज इक्वल T/T प्लस 1, ठीक है। T प्लस 1 बताइए 1000 हो गया, 1000 प्लस 4 1004, 1000 ऊपर जाएगा, हो गया 1004, हो गया। T डिवाइड बाई T प्लस 1 हो गया, कर लो मल्टीपल, 1000T प्लस 1000 दैट इज 1040, तो कितना बचा ये, दिस इज 1000T प्लस हो गया यहां पर 1000, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, ठीक है। देखो बेटा, दिस इज सिंपली 1000T इसी को यहां ले आते हैं, आसानी हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें। तो 10040 माइनस 1000T किसके बराबर, 1000, यहां क्या बचा 40, दैट इज 1000T क्या है 1000/4, तो T क्या हुआ 250। अब सवाल ये है कि तुम बताओ कि डिग्री में होगा कि केल्विन में होगा, केल्विन में होगा, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नजर रखना इधर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस एज शोन इन द फिगर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एक बार बताओ, रो किसके बराबर होता है, PmW अपॉन RT, तो खाली P किसके बराबर आएगा, रो RT अपॉन आएगा MW। चलो इस इक्वेशन के बेस पे बताओ, बोलिए भाई साहब। अगर मैं आपसे पहले वाले में बताऊं क्या है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे भाई, अगर टेम्परेचर को क्या कर दोगे कांस्टेंट, तो बताओ R और MW ऑलरेडी फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, तो पहले स्टेटमेंट में डेंसिटी इंक्रीजिंग है, सही बात है। दूसरे वाले में क्या कांस्टेंट है, दूसरे वाले में है प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट, हाँ दूसरे वाले में है प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको बताना है डेंसिटी क्या करेगी। तो मुझे बताओ, अगर ये कांस्टेंट है तो रो इंटू टी क्या हुआ, कांस्टेंट, अरे बाय प्रेशर कांस्टेंट है, देखो अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो रो इंटू टी क्या हुआ, कांस्टेंट, तो इसका मतलब है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप बोलोगे कैसे, ये कांस्टेंट, यहां से बचेगा रो इंटू टी दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसका मतलब है यार टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में देखो प्रेशर और टेम्परेचर एक स्ट्रेट ग्राफ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये तभी होगा व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो सारे के सारे सही है भाई। चलिए नेक्स्ट, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d, नंबर डेंसिटी है, सीधे मीन फ्री पाथ का लिखना है एक्सप्रेशन, और मैंने आपको बोला था 1/√2 पाई d स्क्वायर n डैश, यहां n डैश के बदले स्मॉल n यूज करा है, पाई d स्क्वायर n, तो ये सही है, इसमें क्या दिक्कत है। आगे चलो, चलिए शाबाश। अब आगे चलते हैं, बताए टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री, टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी हीटेड सो दैट RMS इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, RMS इंक्रीज होना चाहिए 3 टाइम्स। मैं डायरेक्टली लिखूंगा V/V डैश दैट इज इक्वल टू √T/T डैश, ठीक, बताओ हो गया ना। अब मुझे एक बार बताओ, V/3 टाइम्स इंक्रीज करा है, ये क्वेश्चन भी आस्क्ड है, 3 टाइम्स इंक्रीज करा है, इसका मतलब है V डैश, पहले अगर अगर पहले V था, अब क्या होगा, सीधी बात है, अब होगा 4V √, ये 50 डिग्री है, -50 डिग्री है ये, बताओ इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 273 - 50, प्लस ही तो करना है, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा T डैश, बताओ कितना बचा, V ने V को मार दिया, तो दिस इज सिंपली 1/4 दैट इज इक्वल टू √273 - 50, 3
2, गलत तो नहीं लिखा मैंने? अगर यहां पर लिखा है -50, 273, 50, 3, 2, अच्छा 7, 223 सही तो लिखा था। 2, हाँ, तो यहां पर 273 -50 करो तो कितना 223 बच रहा है डिवाइडेड बाई टी डैश। स्क्वायरिंग करो, दिस इज 1/16 एंड 1/16 यहां पर क्या बचेगा, दिस इज 223 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा टी डैश। टी डैश इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, ये हो गया 48, ये हो गया 32, 32 में से 3 गया तो ये गया 6, ये हो गया 16 इंटू 2 हो गया 32, 33, 34, 35 ये आ गया केल्विन में। अगर इसी टी डैश को आप लिखोगे, माइनस कर दो 273 अगर माइनस करोगे 835, 1679, 422, ये हो गया 3, कितना है 3295 इज द आंसर। तो ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने। ध्यान सुनना, इधर आपको पता है क्या हो रहा है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, नजर रखो यहां। इफ मीन फ्री पाथ ऑफ एटम्स इज डबल प्रेशर ऑफ द गैस। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है या पूछ सकते हैं। हमको पता है कि मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई डी स्क्वायर, फिर मैंने बोला था यहां पर क्या लिखा था PNAV, यहां लिखा था RT। तो लेमडा अगर देखा जाए, एक्सप्रेशन सारे पता होनी चाहिए, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मीन फ्री पाथ डबल कर दी गई तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। आपको प्रेशर ऑफ द गैस बताना है। ठीक है, λ1 जो है इट इज लैम्डा, λ2 को मैं लिखता हूं 2s लैम्डा, तो P2 को मैं लिखता हूं सिंपली, मुझे P2 निकालना है, लेट्स सपोज दिस इज P, ये और ये छमछम इसको यहां ले जाओ, तो P2 इज इक्वल टू P/2। P2 इज इक्वल टू, ये P है, इसको λ2 इज डबल्ड, हाँ दिस इज P/2 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ इसका हर एक कॉर्नर टच हो चुका है। तो बाकी आप और प्रैक्टिस करिए, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए। तो अल्लाह हाफिज।